हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो फर्स्ट तो गुड न्यूज़ मैं आपको ये दे दूं कि जो लाइव क्लासेस में लेके आऊंगी, मतलब जो मेरे से लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, दैट लाइव क्लासेस, ऑल्दो मैं सोच रही थी मैं कोई पोस्टर वोस्टर बना लूं, बट मैंने नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ। पहली चीज, लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी लेंगे लाइव क्लासेस फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जस्ट रुपीज 499। 499 में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कराऊंगी। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट रुपीज 499 में आप ले सकते हैं। इसके लिए इसके लिए नीचे इसके लिए नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को जाके फिल कर दें, फीस पेमेंट करके वहां पे अपनी एक रिसिप्ट लगा दें, ठीक है, गूगल पे की रिसिप्ट आपने पेमेंट कर दी है, और अपना नाम डाल दें प्लीज। अपना वही नाम डालें जो गूगल पे में वो लिखा हो, या एक मैं कॉलम अलग से दे दूंगी, ठीक है। तो वो आप रिसिप्ट डाल दें, जस्ट रुपीज 499 की में आप ये लाइव क्लासेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ले सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी, रही बात आप लोगों को ये होगा कि क्लासेस कब से आएंगी, तो भाई राइट नाउ आई हैव नॉट डिसाइडेड द डेट, एज एंड व्हेन आई डिसाइड द डेट I will tell to all of you. So as far as I am in November, so let's start this live classes from start करेंगे हम लाइव क्लासेस 1 से, ठीक है, 1 से, ठीक है, 1 से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगी मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो आप में से जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास मुझसे लेना चाहता हो, जस्ट रुपीज 499 आप पे करके लाइव क्लासेस मेरे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कंप्लीट ले सकते हैं। हम उसे कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करेंगे, आपके सारे डाउट्स भी उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है आपके लिए, ठीक है। इतनी ही न्यूज़ मेरे को देनी थी, अब आपके ऊपर है, आप जानिए आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। मैं अपना कैलकुलेटर भूल आई हूँ, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, जस्ट रुपीज 499 लाइव क्लासेस 1 दिसंबर से आएंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की, राइट। इसके साथ ये जो क्लासेस यूट्यूब पे आ रही हैं वो तो आएंगी, और मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करूंगी कि उसके पहले पहले यूट्यूब पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाए, और हम लाइव क्लासेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिनको भी पढ़ना हो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, ऑल दो मैं यूट्यूब पे सब कुछ कवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, जो डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें रह जाती हैं। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मेरे साथ, मैं एक इससे पहले हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं ना, एक मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीटिंग, वेबिनार। अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, ठीक है। एक काम करो, ये वीडियोस मैं जैसे अपलोड करूंगी, जैसे 10 वीडियोस हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू अपलोड। तो आप लोग क्या करिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई वेबिनार किया जाए, आपके साथ में मिलकर बात करूं, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके लिए भी प्लान आउट करेंगे, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ मुझे देनी थी, जो मेरे दिमाग में था, मैं सोच रही थी, मैंने प्लान कर दिया है ये। तो प्लीज फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ आज का जो टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब अभी तक थोड़ा सा बर्डन लगा होगा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये नहीं लगने वाला है, ये आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बात आती है भाई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट,
एक चीज और, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो चीजों के लिए दिया हुआ है। एक दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट के लिए, ठीक है, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के लिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे। फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से गवर्न होता था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से डेप्रिसिएशन गवर्न होता था। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके एक सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया है, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीपीई। क्या बोलेंगे? पीपीई, राइट। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बताता है हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किन चीजों से डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? सबसे पहले तो ये हमें बताता है भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या, हम किसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहेंगे, पहली चीज। दूसरा, हम कैसे उसको मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर, हमें मेजर कैसे करना है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, ठीक है, किस वैल्यू पे मेजर करेंगे, बुक करेंगे। उसका रिकॉग्निशन है ना, उसको हम बुक में रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ठीक है, उसका रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर, ये सारी चीजों पे बताता है, ये हमें सारी बातें बताता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले पीपीई। भैया पीपीई क्या होता है? देखो, पीपीई 3 वर्ड से बन के बना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, जो कि आप फिक्स्ड एसेट में कवर होती है। प्लांट का मतलब क्या हो गया? कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई मशीनरी। इक्विपमेंट का मतलब भी क्या है? कोई मशीनरी। प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या कवर होती है? मशीनरी कवर होती है। तो सीधी सी बात, जो सारी चीजें पहले फिक्स्ड एसेट में कवर थी, वो अब सारी की सारी किस में कवर हो रही हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपको होगा मैम प्रॉपर्टी में आपने लैंड एंड बिल्डिंग बताया, क्या फर्नीचर कवर नहीं? भाई वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, वो भी फर्नीचर भी इसमें कवर होने वाला है, ठीक है। तो जो भी चीजें पहले आप फिक्स्ड एसेट में कवर करते थे, वो सारी चीजें यहाँ कवर है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ना डिफाइन किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। देखो चलो हम भी देख लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। देखो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब होता है एनी एसेट, ठीक है ना, एनी एसेट, एनी एसेट हेल्ड फॉर। आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपका एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचने का आपका बिजनेस है, आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचते हो, वही जो हमारा एग्जाम्पल चला रहा था, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, ये सब सेल आउट सोल्ड करने का आपका बिजनेस है। उसमें आपने एक सोफा खरीद के रखा हुआ है कस्टमर के बैठने के लिए, तो उसका मोटिव क्या है ना, उसका मोटिव क्या है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा है ना आपकी सेल को, है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस को फैसिलिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई भी एसेट जो आपने रखा हुआ है, प्रोडक्शन, ठीक है, और सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर मैं एक आपसे बात करूं, एक कंपनी है जहां पे शर्ट्स बनती है, तो बहुत सारी सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन को क्या, स्विंग मशीन है, ठीक है, बहुत सारी सिलाई मशीन वहां पे रखी हुई है। एक कंपनी है जहाँ पे शर्ट्स तैयार की जाती है, तो बहुत सारी सिलाई मशीन, तो सिलाई मशीन जो वहां रखी हुई है या स्विंग मशीन जो वहां रखी हुई है, उसका काम क्या है? वो फैसिलिटेट क्या कर रही है? प्रोडक्शन को ना, शर्ट बन रही है, सिलाई मशीन पे सिल रहा है तभी तो शर्ट बन रही है ना, प्रोडक्शन हो रहा है। या फिर आपने कोई और चीज रखी हुई, मान लो आपने कोई ट्रक वर्क लगा रखा हुआ है, ठीक है, जिससे आपका माल एक जगह से दूसरी जगह, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में वो चीजें काम, कोई भी असेट जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेगी या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हेल्प करेगी, वो क्या है, किसमें कवर आएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। या आपने कोई असेट खरीद रखी है जिसका आप यूज किसमें करते हो? रेंट में, रेंट पे देने के लिए करते हो, वो आएगी, ठीक है। या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है भाई? आपका एक ऑफिस है जहां पे अकाउंटिंग वर्क होता है, जहां पे लोगों की सैलरी बनाई जाती है, जहां पे पूरा हिसाब किताब रखा जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है। अब वहां पे भी आपने इसी लगा रखा होगा, वहां भी आपने चेयर टेबल लगा रखी होगी अपने एम्प्लॉइज को बैठने के, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए वो एसेट यूज हो रहा है ना। तो
या तो प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो, या आपने उसको रेंट पे देने के लिए रखा हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में यूज हो रहा हो, ठीक है, ऐसे कोई भी एसेट। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, इसका एक्सपेक्टेड यूज कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड यूज कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड यूज फॉर मोर देन 12 मंथ। इसका जो एक्सपेक्टेड यूज है वो 12 महीने से ज्यादा का होना चाहिए। एक बात बताओ, जैसे कि आप सोफा खरीद के लाए थे अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के शोरूम में डालने के लिए, ताकि कस्टमर आके बैठ सके, आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो सोफा आप ये सोच के लाए थे कि मैं 6 महीने में बेच दूंगा? नहीं, आपका क्या था, भाई लेके आया हूँ 2 साल 3 साल 4 साल तो कम से कम चलेगा, ठीक है ना। या जिस कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग में शर्ट्स बन रही, जो सिलाई मशीन लगी है, वो क्या ये सिलाई मशीन ये सोच के लाया था कि मैं 2 महीने यूज करूंगा और बेच दूंगा? नहीं भाई, सिलाई मशीन लाया तो मिनिमम 3 साल चलेगी ये सोच के लाया होगा, या 2 साल चलेगी ये सोच के लाया होगा, है ना। तो उसका जो एक्सपेक्टेड यूज है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 12 महीने से ज्यादा का होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द टर्म पीपीई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आ जाए, या सिंपल क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन फिक्स असेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो भी आप यही लिखोगे, फिक्स असेट का स्टैंडर्ड अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है उसको, ठीक है, और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया गया है, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इससे मतलब ये है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेफर्स टू एनी एसेट हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे, ठीक है, आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे, जिसका एक्सपेक्टेड यूज मोर देन 12 मंथ्स होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे आगे क्या आता है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, आप किसको, कुछ तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होगा ना, मैंने बोला ये अगला किससे डील करता है, ये डील करता है कैसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अगली जो चीज आती है वो आती है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। भैया क्या क्या चीजें मैच हो जाएं तो हम मान लें या हम इसको अपनी बुक में रिकॉग्नाइज कर लें, ठीक है, एज एन पीपीई, ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या है, देखो, कॉस्ट ऑफ एन आइटम of PPE, cost of an item of PPE should be recognized as an asset if and only if, कब, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ असेट या पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज एन एसेट, कोई भी पीपीई के आइटम को हमें एज ए असेट अपनी बुक में कब रिकॉर्ड करना चाहिए, पहली कंडीशन कब रिकॉर्ड करना चाहिए, देखो कब रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपका जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सोल्ड आउट करने का, राइट, आपका काम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सोल्ड करने का। क्या बेचते हो आप वॉशिंग मशीन बेच रहे हो, आप फ्रिज बेच रहे हो, आप गीजर बेच रहे हो, आप मिक्सर ग्राइंडर बेच रहे हो, ये सब बेचने का काम। अब आपने क्या किया, आप एक स्विंग मशीन लेकर आ गए, ठीक है, वो भी आज के जमाने की मॉडर्न कोई स्विंग मशीन नहीं थी, इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन नहीं थी, है ना, इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन जो अब आ गई है मार्केट में, वैसी कोई मशीन नहीं थी, सिलाई मशीन। वो पुराने जमाने की वो पैर से चलने वाली या हाथ से चलने वाली जो स्विंग मशीन आती थी, वो एक मशीन आप खरीद के ले आए। एक बात बताओगे, उस मशीन को खरीद के लाने से आपके बिजनेस को कौन सा प्रॉफिट होगा? उस सिलाई मशीन को अगर आप लेके आ गए, अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लेके आ गए, तो आपके बिजनेस को कोई प्रॉफिट होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ही यही है कि क्या हो, इट इज प्रोबेबल, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट from
the asset flow towards the enterprises। भैया उससे जो भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना, जो भी बेनिफिट होगा वो एंटरप्राइजेस को होना चाहिए। आप कोई ऐसा एसेट खरीद के ले जाओ जिससे बिजनेस को किसी तरह का कोई फायदा ही नहीं होना है, किसी तरह का फ्यूचर में उससे किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आपको नहीं होना है, तो आप उसको एज ए एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिलाई मशीन खरीद के लाया हूँ, अब मैं इसको एसेट की तरह रिकॉग्नाइज करूंगा, इसमें मैं डेप्रिसिएशन होगा। क्यों भैया, ना तो उसका तो कोई रोल ही नहीं ना आपके बिजनेस पे, किसी भी तरह का इकोनॉमिक बेनिफिट तो प्रोवाइड करेगी नहीं। करेगी क्या, नहीं करेगी। अब आप ये कह रहे हो भाई मैं सिलाई मशीन लेकर आया हूँ, कल के दिन सोफे का कवर फटेगा तो उसको सीलूंगा और बिछाऊंगा, ये कोई लॉजिक है? उससे आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है ना, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। भाई जो भी एसेट आप खरीद के लेके आए हो, जो भी एसेट आप खरीद के लेके आए हो, आप उसकी कॉस्ट को क्या कर सको, मेजर कर सको रिलायबली, है ना। क्या कर सको, मेजर कर सको। ऐसा नहीं हो कि भाई पता ही नहीं है क्या है। अब वो इट्स लाइक कि कोई दोस्त था आपका, फोकट में कोई एसेट पकड़ा गया, भाई तू ले जा, फ्री में कोई एसेट दे दी, ले जा, रहने दे, पैसे नहीं चाहिए। अब तुम्हें भी नहीं पता कितनी पुरानी है, क्या है, कैसे उसकी कॉस्ट निकालो, तुमने उसके बदले पैसे दिए नहीं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, आप उसको रिलायबली मेजर कर सको। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर बुक में रिकॉग्नाइज करना है तो दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो बिजनेस को हो, उस असेट से कोई ना कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटरप्राइजेस को हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कॉस्ट जो है उस आइटम की उसको रिलायबली मेजर कर सको। अब बात आ रही है भाई, मैंने आपको ये बता दिया कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अगर प्रोडक्शन में काम आएगा तो असेट है, सप्लाई ऑफ गुड्स में काम आएगा तो वो असेट्स है, रेंट के लिए रखा गया एसेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए रखा हुआ है तो असेट है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, मैडम एक बात बताओ कि भाई मेरा काम है डेयरी का, ठीक है ना, मेरा काम क्या है, डेयरी का काम है, और मेरे पास बहुत सारी काउज हैं और मैं उनका दूध निकालता हूँ, दूध बेचता हूँ, ये मेरा काम है। तो मेरे पास जो मेरी असेट्स हैं वो काऊ हैं, क्योंकि वही उन्हीं से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही, वो एनिमल जो आपने रखे हुए हैं, काऊ है आपके पास, ठीक है, जो है वो आपके लिए बिजनेस के बिल्कुल असेट्स हैं और आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रही हैं, ये भी सही है। अब क्या मैं उनकी अकाउंटिंग भी इसी के थ्रू करूंगा? जी नहीं, आप उनकी अकाउंटिंग इसके थ्रू नहीं करोगे। जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं, उस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता, ठीक है, उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता। उसी तरह से कुछ होते हैं वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है, उन पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाई नहीं होता। अब आप कहोगे कि आप कहोगे ऐसा कौन सा है भैया, तो दिस मैं बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एक होता है बायोलॉजिकल एसेट, है ना। अब बायोलॉजिकल एसेट्स भी ना दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो होते हैं लिविंग एनिमल, जिसमें आपके हॉर्सेस हैं, काउज हैं, है ना, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, ठीक, काउज हो गई, ये आपके लिविंग एनिमल्स हैं। इसी तरह के और इसके साथ एक और आते हैं बियरर प्लांट। कौन से आते हैं? बियरर प्लांट, राइट। दो चीजें आती हैं, एक काउज, हॉर्सेस, ये लिविंग एनिमल्स हैं, ये। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किस पे नहीं लगेगा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन लिविंग एनिमल्स पे नहीं लगता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इन लिविंग एनिमल्स पे नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल। लिविंग एनिमल्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं लगता। बियरर प्लांट पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगता है, ठीक है, यहाँ एप्लीकेबल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई बियरर प्लांट क्या होते हैं, है ना।
पहला क्वेश्चन ये आता है कि बेयरर प्लांट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं बेयरर प्लांट क्या होता है। जैसे कि आपने आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने आम का पेड़ लगाया। अब आप हर सीजन में आम होगा, ठीक है, आप आम को तोड़ोगे, आम को बेच दोगे, ठीक है, हर सीजन में आम होगा, मतलब हर साल आम का सीजन आएगा, आम होगा, आम तोड़ोगे और बेच दोगे। प्लांट अपनी जगह ही खड़ा रहेगा, है ना, वो जो आम का पेड़ है वो अपनी जगह खड़ा रहेगा। क्या ये पॉसिबल है कि आप आम का पूरा पेड़ निकाल के बेच दो एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? क्या ये पॉसिबल है कि आम का पूरा पेड़ निकाल के आप एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेच दो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ। बेयरर प्लांट क्या होते हैं? बेयरर प्लांट वो होते हैं जो आपको लंबे समय तक क्या देते हैं, फल देते हैं, ठीक है, किसी न किसी तरह का फ्रूट देते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है, वो आपके बेयरर प्लांट होते हैं। तो अब हम बेयरर प्लांट को ना एक बार अच्छे से समझ लें। ऑल दो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा बेयरर प्लांट पे जाएंगे, लेकिन हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। बेयरर प्लांट में ना 3 कंडीशन बताई गई है, ठीक है। बेयरर प्लांट के अंदर अगर मैं यहीं से इसको बांट दूं तो 3 कंडीशन बताई गई हैं। क्या है वो 3 कंडीशन? देखो देखो, ये देखो देखो क्या है वो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है, किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन या सप्लाई में उसका यूज हो रहा हो, ठीक है। दूसरा, एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ। जैसे कि अब आम का पेड़ है, वो हर सीजन आपको क्या देगा, फल देगा ना, देगा कि नहीं देगा, और आप हर सीजन आम तोड़ोगे और आम को बेच दोगे, ठीक है। एंड रिमोट चांसेस, बहुत कम चांसेस हैं, रिमोट चांसेस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब आप ना आम के पेड़ को एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेच सकते कि आपने आम का पेड़ उखाड़ा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह बेच दिया। क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो बेयरर प्लांट की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, बेयरर प्लांट की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो कैसे कैसे पेड़ हो गए। बेयरर प्लांट की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या आते हैं, आपका आ गया मैंगो ट्री, है ना, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, और आपका ग्रेप वाइन, है ना, ग्रेप्स, इस तरह की सारी चीजें आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो एप्पल ट्री आपका बेयरर प्लांट है, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि आपको दिखेंगे बट वो बेयरर प्लांट नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब एक पेड़ है जिसको उगाया इसीलिए जाता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसे काट देंगे और लकड़ी, इसकी जो यूज है वो लकड़ी जो होगी, ठीक है, वुड लॉग जो होंगे उसका हम फर्नीचर मेकिंग में यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या वो बेयरर प्लांट है? नहीं है ना, क्योंकि भाई एक पौधा आपने लगाया, वो 3 साल 4 साल बाद मान लो एक पेड़ बन गया, या 5 साल में एक पेड़ बन गया, अब आप उसको पूरा काट दोगे, क्यों? ताकि आप उसकी लकड़ी को, वुड लॉग को फर्नीचर में यूज कर सको। तो क्या फिर से वो आपको प्रोड्यूस देगा आगे? नहीं देगा, तो वो बेयरर प्लांट नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि वीट है, राइस है, जब आप देखते हो वीट और राइस की खेती होती है तो जब इसमें काटा जाता है तो पूरा का पूरा यही फसल को पूरा जमीन से निकाल लिया जाता है ना। ऐसा नहीं होता कि ऊपर की बालियां बालियां तोड़ा जाए, उसमें से गेहूं निकाल लिया जाए, उसमें फिर से बाली आ जाएगी गेहूं की बाली, ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो क्रॉप्स होती हैं लाइक वीट है, मेज है, ये सारे के सारे भी बेयरर प्लांट नहीं है, क्योंकि फिर अगला साल आएगा, अगले साल फिर से गेहूं के बीज बोए जाएंगे, गेहूं की खेती होगी, गेहूं की बालियां बड़ी होंगी, फिर पूरा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, इतना ज्यादा इसमें आप टेंशन मत लो। ठीक है। दूसरा होता है वेस्टिंग एसेट। अब आप लोग कहोगे वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, वेस्टिंग एसेट्स कुछ नहीं होता। वेस्टिंग एसेट्स क्या है?
वेस्टिंग एसेट्स में आते कोल माइन। कोल माइन क्या भाई, आज जहाँ पे कोल माइन है, जहां से कोयला निकाला जा रहा है, वो एक असेट है। लेकिन धीरे 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 जब वहां से सारा कोल निकाल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, वो वेस्ट एसेट हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं है ना। ऐसे एसेट्स को हम वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ ये है नहीं, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन वेस्टिंग एसेट, जैसे कि कोल माइन हो गई या आयरन हो गए, इन सब पे ये नहीं लगता वेस्टिंग एसेट्स पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया डेफिनेशन ऑफ पीपी, एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको बता दूं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आ सकता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। ठीक है, ये पोर्शन आने के चांसेस कम है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। आगे ये जो मैं बताने जा रही हूँ ना, इस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है, एंड आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, व्हाट items components, what components are included in the valuation of the fixed cost। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यूएशन जब आप करते हो, फिक्स्ड कॉस्ट की जब आप वैल्यू निकालते हो, तो उसमें कौन कौन से असेट्स इंक्लूड होते हैं। जरा मैं देखूं, शायद मुझे क्वेश्चन मिल जाए, अगर एक मिनट ना। न्यू सेक्शन, चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा है, नोट्स है। ठीक है, तो आप फिक्स एसेट की जब कॉस्ट निकालनी आपको होती है, तो उसमें आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हो, ये आया था क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो हम इसी क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, चलो, और हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि भाई क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग दे दो, मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट लिखो। व्हेन एन असेट, कोई भी असेट क्वालिफाई हो जाता है, या कोई भी आइटम ऑफ पीपी क्वालिफाई हो जाता है एज फॉर रिकॉग्निशन ना, एज एन असेट, तो सेल बी रिकॉग्नाइज एट इट्स कॉस्ट। तो सीधा सीधा लिखो, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ। व्हेन एन पीपीई आइटम क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन असेट ना, एज एन असेट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, पीपी का आइटम क्वालिफाई हो जाता है फॉर रिकॉग्निशन एज एन असेट, सेल बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि भैया पीपी को रिकॉग्नाइज किस पे किया जाता है, पीपी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एट कॉस्ट। किस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, एट कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम बुक्स में जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हैं। अब बात आती है कि भाई कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। चलो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये मिस्टर ए हैं। ठीक है, मिस्टर ए हैं, इन्होंने परचेज की मशीनरी, परचेज की मशीनरी एक्स वाई जेड, कोई एक मशीनरी है एक्स वाई जेड, वो इन्हें परचेज करी एट कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख की मशीनरी उन्हें परचेज करी। ठीक है, इस पे जीएसटी था एट द रेट ऑफ 10%, 10% का इस पे जीएसटी था। ठीक है, जीएसटी इज पेबल एट द 10%, और ये जो था
इसमें लिखो आईटीसी नॉट अवेलेबल, इसका ना आईटीसी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, आईटीसी नॉट अवेलेबल, इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं था, ठीक है, इसका आईटीसी अवेलेबल। टोल टैक्स वो पे करके आ रहे थे, मान लो 5,000 रुपए का टोल टैक्स, 500 का टोल टैक्स पे करके आ रहे थे, ठीक है, 500 का क्या पे करके आ रहे थे, टोल टैक्स पे करके आ रहे थे। इसके अलावा क्या था इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस किए थे, भाई मशीनरी थी, लाना था, आसान नहीं था, बड़ी मशीनरी थी, 5 लाख की मशीनरी थी, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन में मान लो 10,000 का खर्चा तो इसके ट्रांसपोर्टेशन पे ही हो गया, ठीक। अब मशीन आई है तो इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन के खर्चे हो गए, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नहीं किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वाले जो आए वो 5,000 ले गए। अब जहां इसको रखना था उस साइट को भी प्रिपेयर करना था, मशीन को, ठीक है, साइट प्रिपरेशन करी, ठीक, साइट प्रिपरेशन के जो खर्चे हुए वो भी अच्छे खासे 20,000 का साइट प्रिपरेशन का खर्चा हो गया, राइट। कुछ प्रोफेशनल थे, प्रोफेशनल फीस ले गए, वो मशीन कैसी चलानी, क्या करनी, कैसे नहीं करनी, वो सब बताने बताने आए, वो अपना फीस ले 1,000 रुपए वो चलते बने, राइट। इसके साथ ही ये था कि जब इस मशीन को हटाया जाएगा, मतलब आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब इस मशीन को हटाया जाएगा, तो जिस साइट पर ये मशीन लगी हुई है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, तो वहां पे थे रिस्टोरेशन एक्सपेंस, तो कुछ क्या होने थे, रिस्टोरेशन एक्सपेंसेस होने थे, रिस्टोरेशन एक्सपेंस होना था, वो हमने मान के चला कि भाई आने वाले समय में जब हम इसको रिस्टोर कराएंगे तो हमारा मान लो 8,000 करीब उसका रिस्टोरेशन का खर्चा हो जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ रिस्टोरेशन का, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपने कई बार देखा होगा ना कि छतों पे, लोगों के घरों के छतों पे ना टावर लगे होते हैं, मोबाइल के टावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वो जो टावर लगे होते हैं छतों पे, तो उस पे देखना नीचे ना पिलर टाइप का या कोई एक बेस बनाया जाता है जिसके ऊपर वो टावर खड़ा होता है, तो सीमेंट का और कुछ बेस बना होता है, ठीक है ना, छत के ऊपर। तो भाई उसमें ये रहता है कि 10 साल के लिए किसी व्यक्ति ने आपको अपनी छत के ऊपर टावर लगाने के लिए लीज पर दिया है, ठीक है, लेकिन 10 साल बाद जब आप अपना टावर निकाल के लेके जाओगे, 10 साल के बाद जब आप अपना टावर लेके जाओगे, तो वो जो आपने छत पे एक चबूतरा टाइप का नहीं बना रखा है जिसके ऊपर आपने अपना टावर फिक्स कर रखा है, ठीक है, वो चबूतरा आपको तोड़ के जाना पड़ेगा और बकायदा छत को वैसे ही लेवल करके ठीक ठाक करके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टावर उखाड़ के ले गए और वो जो चबूतरा वैसे ही पड़े रहने दिया, नहीं। आपको वो भी ठीक करना पड़ेगा। तो क्या है, उसको जो छत पे आपने टावर लगाने की परमिशन दी थी, तो उसको फिर से वो रिस्टोर करेगा कि नहीं करेगा, वैसे ही उसको पूरा तोड़ेगा और फिर छत का प्लास्टर व्लास्टर ठीक ठाक करके फिर वो देके जाएगा। तो ये जो खर्चा करेगा कब करेगा, जब वो टावर निकालेगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन एक्सपेंसेस। अब ये सारे खर्चे वो करेगा। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या है। अब पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि मैंने ये लिख रखा है कि जो पीपीई का आइटम है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं इस कॉस्ट पे। तो आप ये बोलोगे मैडम इतना दिमाग ही क्यों लगाना, आपने बोला है कि कॉस्ट पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, यही बोला है ना आपने, तो इसकी कॉस्ट तो सीधी सीधी 5 लाख दे रखी है, हम सीधी सीधी असेट को 5 लाख पे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यही आपके दिमाग में है कि हम कॉस्ट को सीधा सीधा रिकॉग्नाइज कर देते हैं 5 लाख पे, नहीं, गलत है भाई। ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, देखो, इस कॉस्ट में जो इंक्लूड होगा वो लिख लो, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होगा देखो। This cost includes all expenses incurred to bring a set in ready to use condition,
भैया आप अपनी एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे करोगे, वो सारे के सारे कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हम अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या क्या होगा, इसकी कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। भाई ये लगता है फिर से बंद होगी मेरी फाइल, नहीं हुई, किस्मत से अच्छी है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। तो परचेज प्राइस, ठीक है, परचेज प्राइस वो तो आपकी 5 लाख है, ठीक, प्लस इसमें जीएसटी है एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लोगे तो ये बिल बन जाएगा आपका 5,50,000 का। तो ये तो आपकी परचेज कॉस्ट आ गई, ठीक है ना, ये तो आपकी परचेज कॉस्ट आ गई। देखो जीएसटी के ट्रीटमेंट में ना एक चीज है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, एक चीज है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, और वो मैंने लिख रखा है आईटीसी नॉट अवेलेबल, है ना, आईटीसी नॉट अवेलेबल। मैं आपको उसको थोड़ी देर में बताऊंगी, अभी हम सवाल कर लेते हैं, ठीक है, परचेज कॉस्ट। अब इसमें और क्या क्या होगा, ऐड करोगे आप टोल टैक्स, टोल टैक्स कितना है भाई, 500 रुपए का है ना टोल टैक्स, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे हमारा टोल टैक्स 500, प्लस आप मशीन को लेकर आए हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपको ऐड करनी पड़ेगी 10,000, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी आप ऐड करोगे, 5,000, क्योंकि जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं होगी आप क्या उसे यूज कर सकते हो, बताओ मुझे, यूज हो सकती है क्या मशीन, नहीं हो सकती। साइट प्रिपरेशन, कई बार मशीन को इंस्टॉल करने से पहले ना साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, तो अगर कोई साइट प्रिपरेशन का खर्चा है तो वो भी आप ऐड करोगे 20,000, ठीक। प्रोफेशनल फीस, भाई इंजीनियर आए थे मशीन कैसे चलनी है क्या होना है ये सब बताने के लिए। अब आप कोई एडवांस्ड मशीन लेकर आए हो तो आपको सबकी नॉलेज थोड़ी ना होती कि मशीन कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी क्या है ना। तो कुछ प्रोफेशनल्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि भाई नहीं मशीन को ऐसे चलाना है, ये इसका ऐसे यूजर्स होंगे 1,000, ठीक है। प्लस रिस्टोरेशन एक्सपेंस जो आप कब करोगे, जब आप उसको वहां से मशीन को निकालोगे तब करोगे, तो उसको भी आप आज ही के तारीख में ऐड कर लोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। क्या क्या होगा, 10 और 20 30, ठीक है, 30 और 8 38, 38 और 5 43,500, ठीक है, 43,500 और 5,50,000 को जोड़ लो कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 5,90 15 नहीं, हाँ 5,93,500, ठीक है, 5,93,400। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो प्लीज चेक कर लेना, अगर टोटल गलत हो तो ऐड कर लेना, मेरे पास राइट नाउ कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखो इन जो ये जो एक्सपेंसेस है ना इसको आप 3 इसमें बांट सकते हो, ठीक है, ये जो एक्सपेंसेस हैं आप उनको 3 इसमें बांट सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका परचेज प्राइस है, ठीक है, ये आपकी परचेज प्राइस है, राइट। ये जितने भी आपने एक्सपेंस किए यहां तक के ये क्या है, कॉस्ट डायरेक्टली
एट्रीब्यूटेबल टू असेट, ये सारी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है एसेट को, राइट। और ये आपका लास्ट आता है रिस्टोरेशन कॉस्ट, ठीक है। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तब आपको कॉस्ट मिलती है किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अगर मैं कहूं, मान लो यहाँ पे आपको एक कॉस्ट दी होती, ठीक है, मैं कहूं यहाँ पे मान लो आपको एक कॉस्ट दी होती, वो कॉस्ट होती मान लो अकाउंट्स ऑफिस एक्सपेंसेस, अकाउंट के ऑफिस में कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, मान लो ये एक्सपेंसेस हुए 15,000 के, ये आपको दिया होता है, यहाँ पे दिया होता जो कि मैंने नहीं दिया था, तो क्या ये जुड़ता भैया, अकाउंट ऑफिस में क्या एक्सपेंसेस कर रहे हो, क्या एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो, उसका मशीन से क्या लेना देना है ना, मशीन से क्या लेना देना, ठीक है। मशीन को लाने के खर्चे में अकाउंट ऑफिस के खर्चों को क्या लोगे क्या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए होते हैं या मैंने आपको यहाँ पर दिया होता तो आप उसको लेते नहीं लेते, क्योंकि भैया उसका डायरेक्टली मशीनरी के यूजेस से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, वो कौन कौन से आओ उनको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या क्या है वो एक्सपेंसेस, फॉलोइंग आर एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इनको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, इनको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, इनको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से हैं देखो, कौन कौन से हैं, पहला है रिफंडेबल टैक्स और ड्यूटी, कोई टैक्स जिसका आपको रिफंड मिल जाए, ठीक है, पहला। दूसरा इनॉग्रेशन कॉस्ट, ठीक है, क्या है इनॉग्रेशन कॉस्ट, भैया आपने नया शोरूम का इनॉग्रेशन किया, ठीक है, उसके मशीनरी की कॉस्ट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट को आप कभी भी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट है, पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और बिजनेस प्रमोशन कॉस्ट, इन एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, इनको कभी भी आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, अगर आपको दी हुई है तब भी, ठीक है। अब एक चीज मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्या पॉइंट लिखा है कि रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज को हम क्या कर देते हैं, पार्ट नहीं बनाते कॉस्ट का, ठीक है, नहीं बनाते। मान लो आप कोई टैक्स पे करके आए थे असेट पे और उसका टैक्स का जो रिफंड है आपको गवर्नमेंट बाद में दे देगी, ठीक है, तो आप उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, एक क्वेश्चन में मैंने कहा था आपको बताऊंगी, जीएसटी आपने यहाँ पे किया था 10% से, जिसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना, आईटीसी नॉट अवेलेबल, इसका आईटीसी अवेलेबल नहीं था, इसलिए देखो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। अब आईटीसी अवेलेबल नहीं थे का मतलब क्या होता है, आईटीसी अवेलेबल नहीं का मतलब क्या होता है, देखो जीएसटी में क्या होता है ना, जीएसटी में क्या होता है, मान लो अगर आप परचेज में टैक्स पे करके आ रहे हो, मान लो 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 का, तो जब आप सेल करोगे ना, अगर आपको मान लो सेल पे जो टैक्स पे करना है, ये आप जीएसटी पे करके आ रहे थे, ठीक है, ये आप जीएसटी पे करके आ रहे थे, ये आपने जीएसटी पे करके आ रहे थे, कुछ भी परचेज किया तो जीएसटी पे करते। अब सेल पे आपको जो मान लो जीएसटी जो पे करना है टोटल 20,000, जो भी सेल करी उस पे आपको जीएसटी पे करना है 20,000 रुपए का, तो आप क्या कर सकते हो, जो आप जीएसटी आप पे करके आ रहे हो ना परचेज पे, ये जो जीएसटी आप पे करके आ रहे हो, आप उसको ना अपने
जो जीएसटी आपका सेल पे उससे माइनस कर दो, बैलेंस जीएसटी की वजह से आप गवर्नमेंट को ये जीएसटी पे करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आपने ये घटा, जो आपने माइनस किया, ठीक है, आपने ये जो माइनस किया, आपने जो माइनस किया हुआ है ना, ये जो वैल्यू आपने माइनस की 10,000, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये तो जो आप जो जीएसटी पे करके आ रहे हो ना 10,000 रुपए का, ये जो जीएसटी आप पे करके आ रहे हो 10,000 रुपए का, इसका आप क्या करोगे, इसको आपको जो जीएसटी पे करना है, आपको जो जीएसटी पे करना है उसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से माइनस कर दोगे, 10,000 रुपए का आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट को कितना पे करोगे, आप गवर्नमेंट को मात्र ये पे करोगे, ये पे करोगे आप टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये आप पे करो गवर्नमेंट। और ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये आपने क्या किया, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स आप परचेज से पे करके आ रहे हो। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स जो आप परचेज से पे करके आ रहे हो। ठीक है, परचेज पे पे करके आ रहे हो, ठीक है ना, पे किया है, वो होता है इनपुट टैक्स। इसका आपने क्या ले लिया, इसका आपने क्रेडिट ले लिया, यानी कि आपने इसको यूटिलाइज कर लिया, उतने से अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी थी ना, ये जो आपको टैक्स पे करना था ना, ये जो आपको टैक्स पे करना था, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी थी आपकी पे करने की, इसको आपने क्या कर लिया, कम कर लिया। इनपुट टैक्स का मतलब होता है परचेज पे आप जो टैक्स पे करके आ रहे हो, उतने से अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देना। आप परचेज पे 10,000 पे करके आ रहे थे, सेल पे आपको 20,000 पे करना था, तो आपने बोला मैं 10,000 तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो अब मैं कितना पे करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे करूंगा। कितना पे करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे करूंगा। ठीक है ना, आपने बोला मैं कितना पे करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे करूंगा, और 10,000 का आपने क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यूएशन ऑफ, कि आपको कैसे वैल्यू करना है, कैसे मेजर करना है। ठीक है, क्या चीजों को पार्ट बनाना है कॉस्ट का, और क्या चीजों को पार्ट नहीं बनाना है कॉस्ट का, मेजरमेंट, ये हमने आपको बता दिया है। अब आगे आता है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। हमारे बिजनेस में ना ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रहती हैं, ठीक है, चलो अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारे बिजनेस में ना कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं। अब बात, क्वेश्चन ये आता है हमारे पास, क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये पीपीई हैं, ठीक है, या इन्वेंट्री है, या इन्वेंट्री है। हम इसको क्या लेके चलें, इसको हम क्या लेके चलें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके चलें या इन्वेंट्री लेके चलें, बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस, क्या कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कहा कि आप इसको पीपीई मानोगे, आप इसको पीपीई मानोगे इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपीई। अगर ये क्या करे, इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपी। भैया हम इसको पीपी तब मानेंगे जब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर दे पीपीई का। पीपीई का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है, पीपीई का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये है कि इकोनॉमिक फ्लो बिजनेस की तरफ होना चाहिए, 12 महीने से ज्यादा लाइफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और तीसरी बात क्या है कि कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सको, तब तो भाई आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगा दोगे। ठीक है, इन्वेंट्री की तरफ कब करोगे, अगर ये मैच नहीं करता, इफ इट डजंट मैच, इफ इट does not match रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मैच नहीं करता तो हम क्या करेंगे, हम इसको इन्वेंट्री मान लेंगे। क्या करेंगे, हम इसको इन्वेंट्री मान लेंगे, और इन्वेंट्री मान के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगा देंगे। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगा देंगे।
ठीक है, ये ऑल दो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। अगर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स पूछा जाए एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 तो सीधा कहना अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो पीपीई, अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है तो पीपीई नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, ऑल दो ये मुझे लगता है आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। एक बात बताओ मुझे आप लोग कि आपके पास कोई मशीनरी है, ठीक है, मान लो ये मशीनरी है, ठीक, राइट, ये मशीनरी है। अब ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी ऐसा तो है नहीं कि कभी खराब ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है कि ये कभी खराब ही नहीं होगी, कभी तो ऐसा होगा कि मशीनरी खराब हो जाएगी, इसको रिपेयर की रिक्वायरमेंट होगी, इसका कोई पार्ट खराब हो जाएगा तो उस पार्ट को हटा के नया पार्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा? यहाँ होगा या नहीं होगा? यानी कि इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और इंस्पेक्शन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड इंस्पेक्शन। भैया अगर आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई, आपने उसको ट्रीट करवाया, उसके पार्ट को रिप्लेस कराया, तो क्या करोगे? ठीक है, मान लो ये पूरी मशीनरी की जो कॉस्ट थी ना, ये पूरी मशीनरी की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट क्या थी मतलब केयरिंग कॉस्ट थी, बुक वैल्यू कह लो, ठीक है, इसकी जो केयरिंग वैल्यू थी, ठीक है ना, केयरिंग वैल्यू जो थी मतलब इस समय आपके बुक में ये जो आपको दिख रही थी, ये मान लो ये दिख रही थी 4 लाख की, ठीक है ना, 4 लाख की आपकी बुक में एसेट दिख रही थी। अब ये एसेट में एक रिपेयर हुआ, अब जो रिपेयर हुआ, जो मशीनरी जो पार्ट बदला गया, उस पार्ट की जो कॉस्ट थी, उस पार्ट की जो कॉस्ट थी, उस पार्ट की जो कॉस्ट थी वो लगभग 1 लाख रुपए थी। कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। मतलब 4 लाख की मशीनरी थी, उस मशीनरी में कोई पार्ट खराब हुआ, उस पार्ट का आपने रिपेयर कराया, उस पार्ट को बदला, तो उसकी कॉस्ट क्या आ गई? 1 लाख रुपए आई। अगर मैं आप कहूं 1 लाख 4 लाख का कितना परसेंट है तो आप क्या बोलोगे? अगर आप 1 लाख को डिवाइड करोगे 4 लाख से तो कितना आएगा? ये आ जाएगा लगभग 25%, यानी कि 25%। अगर किसी मशीनरी का 25% पार्ट मतलब वैल्यू जो 25% के आसपास की है वो रिप्लेस किया जा रहा है, तो एक बात बताओ कि मेजर नहीं है? ये रिप्लेसमेंट मेजर नहीं है? मेजर है। क्योंकि रिप्लेसमेंट मेजर है तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको ऐड कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द आइटम ऑफ पीपीई एज रिप्लेसमेंट। ठीक है, एज रिप्लेसमेंट। अब बात क्या है, देखो अब आप कहोगे कि कैसे रिकॉर्ड, कैरिंग वैल्यू कितनी थी, कैसे करोगे? इसकी जो कैरिंग वैल्यू थी वो 4 लाख थी, ठीक है, ठीक, इसमें जो आपने पार्ट ऐड किया वो 1 लाख था। अब जो पुराना पार्ट निकला ना, जो पुराना पार्ट निकला, अब वो पुराना पार्ट खराब हो गया था लेकिन फिर भी उसको आप सोल्ड सोल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, है ना, तो आपने उसको बेच दिया। मान लो वो जो पार्ट बिका, वो जो पार्ट बिका वो 10,000 रुपए का बिक भी गया आपका, तो अब आपकी वैल्यू, नई वैल्यू क्या होगी? 4 और एक 5, 5 में से 10 गए, 4,90,000 आपके एसेट की नई वैल्यू होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, समझ आ गया? यही बात को अब मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, क्या होता है जब भी मेजर इंस्पेक्शन होता है या रिप्लेसमेंट होता है, इज परफॉर्म, इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेजर रिप्लेसमेंट recognized in the carrying amount of PPE। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के वैल्यू में, केयरिंग अमाउंट में जो कॉस्ट होती है मेजर रिप्लेसमेंट की, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, एज रिप्लेसमेंट इज रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कब किया जाएगा? बीपी इफ
रिप्लेसमेंट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया, अगर आपका जो रिप्लेसमेंट पार्ट है वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट कर जाता है, पहली चीज। दूसरी, एनी remaining carrying amount of cost of previous inspection, ठीक है, previous inspection is de-recognized। अब ना मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रीवियस इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? प्रीवियस इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? ये जो प्रीवियस इंस्पेक्शन है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्रीवियस की आप लोग प्लीज ठीक लिख लेना। ठीक है, प्रीवियस इंस्पेक्शन से कंफ्यूज मत होना। प्रीवियस इंस्पेक्शन का मतलब है जो आपका ओल्ड पार्ट निकला है ना, जो कि खराब हो चुका है, जो पार्ट आपका खराब हो चुका है वो निकलेगा। ठीक है, अब उसको आप सोल्ड आउट करोगे, जैसे कि हमारे पास निकला था, ये जो 10,000 में बिक गया ओल्ड पार्ट है ना, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे? डीरिकॉग्नाइज कर दोगे। हमने वही किया, यही मैंने किया है। मेजर जो रिप्लेसमेंट हुई 1 लाख की, इसको मैंने ऐड किया कैरिंग अमाउंट में, और जो पुराना पार्ट था ओल्ड पार्ट, उसको मैंने डीरिकॉग्नाइज कर दिया उसके कैरिंग अमाउंट को। ठीक है, यही इसका ये था ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट और इंस्पेक्शन। चलिए, मेरा कहना यह है कि मैं इस क्लास में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ठीक है, चलिए। अरे भाई, हाँ, एक टॉपिक बचा है, काफी अच्छा है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट डे टू डे सर्विसिंग नॉट टू बी, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई बचा हुआ है, और ये अच्छा खासा टॉपिक है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम पिकअप करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा बड़ा टॉपिक है और इसको कवर करने के लिए लगभग एक क्लास लग जाएगी आपकी 40-45 मिनट्स की। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं, मिलेंगे कल की क्लास में और अपन करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, एक तो मोटे मोटे तौर पर एक रिवैल्यूएशन बचा है, एक डेप्रिसिएशन बचा है। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिवैल्यूएशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास करेंगे डेप्रिसिएशन। अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन कल ही की क्लास में कवर हो गया तो हम कल की क्लास में ही डेप्रिसिएशन कर लेंगे। राइट, चलिए अब की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।